एक अलग फॉर्मेट होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें और हमारे बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी हम सब के बीच आ चुके हैं। उनका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। आप शांति बनाए रखिए, कृपया आगे की तरफ ना आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री साहब से सीट ग्रहण करें। उनके साथ आए हुए आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा दिन है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में मैं कुलवंत जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आ जाएं। कुलवंत जी से, कुलवंत राणा जी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अंदर आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है। और ऐतिहासिक ही नहीं, मैं कहूंगा कि आने वाले हमारे जो बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश के, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए, उनकी आने वाले जीवन के लिए एक मील का पत्थर भी साबित होगा। बहुत ही गर्व की बात है कि हिमाचल में शिक्षा पे कोई बात करने के लिए कोई राजनीतिक नेता चुनाव के वर्ष में, हिमाचल में जो चुनावी वर्ष है, उस पर बात करने के लिए कोई तैयार हुआ है। अन्यथा जब भी चुनाव आता था, तो हर जितने भी दल हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वो दलकर राजनीति के कभी कोई मुद्दा लेके हिमाचल प्रदेश की जनता का जो ध्यान भटकाते थे और हिमाचल प्रदेश के लोगों को आपस में ऐसे उलझाते थे कि फिर चारा नहीं रहता था। लोग सोचते थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है, कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है। उसको देखते वो भारतीय जनता पार्टी को चुन लेते थे। तो भारतीय जनता पार्टी को जब वो चुनते थे तो उन्हें लगता था कि कांग्रेस भ्रष्टतम है। वैसा ही वाइस वर्सा दोनों कांग्रेस और बीजेपी में खेल चलता रहा। लगभग 40-50 वर्षों तक हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोगों को बेवकूफ बनाते हुए राजनीतिक दल अपना जो है साध रहे थे। आज पहली दफे हिमाचल के इतिहास में कोई व्यक्ति चुनावी वर्ष में बात करने आया शिक्षा की, कि आखिरकार जो हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं उनका क्या भविष्य है, क्या बेहतरी हिमाचल प्रदेश की शिक्षा में होनी चाहिए। हां, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपके बीच आज संवाद करने आए उनके पास मॉडल है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस उनके पास है। एजुकेशन का मॉडल उनके पास है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर विश्व विख्यात कोई अगर एजुकेशन का मॉडल है तो अरविंद केजरीवाल जी के पास है। यह मुझे बताते हुए आपको गर्व हो रहा है और खुशी भी हो रही है। आखिर ऐसा क्या है कि 4 लाख बच्चे दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक छोटा राज्य है, केवल मात्र दिल्ली के अंदर 4 लाख बच्चे निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लेते हैं। आखिर ऐसा क्या जादू केजरीवाल जी ने कर दिया? आखिरकार उन्होंने ऐसी क्या चीज घट दी कि सारे निजी स्कूल बंद होने की कगार पे आ गए और निजी स्कूल भी जो चलाने उस पे अंकुश उन्होंने लगा दिया कि कोई मनमानी नहीं करेगा, कोई फीस वृद्धि नहीं करेगा, कोई अभिभावकों को तंग नहीं करेगा और कोई ये नहीं कहेगा कि फलानी चीज फलानी जगह से ली जाए। कमीशन खोरी को बंद कर दिया। पूरे हिंदुस्तान से वर्ल्ड वाइड लोग आ रहे हैं दिल्ली। बहुत बहुत बड़े नेता आते हैं, शिक्षाविद आते हैं। वो देखते हैं कि केजरीवाल जी का मॉडल शिक्षा का क्या है। वो माननीय अतिथि महोदय जो हमारे बीच आज हैं, इनके पास आते हैं कि हमें बताइए, हम भी अपने प्रदेश में चाहते हैं, हम अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, हम अपने प्रदेश को शिक्षा की क्षेत्र में अग्रणी करना चाहते हैं। तो आज हमारे बीच उसी संवाद से लेकर दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी उपस्थित है। मैं इनका तहे दिल से कर्तव्य ध्वनि के साथ, तालियों के साथ इनका स्वागत कर रहा हूं। आज ये आपके बीच है। आज हमारे बीच जितने भी लोग बैठे हैं, आप शिक्षाविद लोग हैं, बच्चों के अभिभावक आप लोग हैं, आप आए हैं कि कैसे शिक्षा नीति को सुधारा जाए। मैं स्वागत करना चाहूंगा मनीष सिसोदिया जी का कि आज हमारे बीच आप अपना जो समय निकाल के आए हैं, आपका बिजी शेड्यूल से दिल्ली से शिमला आए और शिमला से इन्हें दिल्ली जाना है। केवल मात्र चुनावी वर्ष में इन्हें एक ही ख्याल है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने दस्तक दी है, तीसरा विकल्प, जैसे कि मैंने कहा कि 40-50 वर्षों से खेल चला रहा था। 30 साल कांग्रेस ने लूटा और 17 साल से भारतीय जनता पार्टी लूट रही थी। शिक्षा की कोई बात नहीं करती, कोई मुद्दों की बात नहीं करती थी, केवल मात्र हिमाचल प्रदेश की जनता को उलझाने में लगी रहती थी ताकि किस तरीके से अपना जो राजनीतिक जो है साधा जाए। और वो सत्ता पे काबिज होने के बाद वही 5 साल भ्रष्टाचार के, दूसरी पार्टी वही भ्रष्टाचार के। पहली दफे कोई पार्टी तैयार हुई है
और विकल्प हिमाचल प्रदेश के अंदर आया है तो वो आम आदमी पार्टी ने विकल्प दिया है। इसका जो श्रेय जाता है वो अरविंद केजरीवाल जी को जाता है, मनीष सिसोदिया जी को जाता है। मैं इनका स्वागत करता हूं। इनके साथ मंच पे कुलवंत राणा जी हैं, हमारे पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी जी हैं। मैं इन सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बीच में अनुरोध आ रहा है बार बार, कुछ एक लोग जो है आपका स्वागत करना चाहते हैं मान्यवर, तो मैं आग्रह करता हूं कि एक एक करके, समय का बड़ा अभाव है तो जल्दी से माननीय सिसोदिया जी का स्वागत। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए। डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी आइए। बस बस अब ऑलरेडी स्वागत हम कर चुके हैं, बस सबकी तरफ से ये स्वागत हो गया है। अब जो थोड़ा कार्यक्रम के बाद समय रहेगा, एक बार आप इकट्ठे आ जाएं स्टेज पे, 3-4 लोग माला लेके। बस कार्यक्रम शेड्यूल्ड है, बहुत से लोग अभिभावक लोग आए हैं तो इन्हें भी असुविधा ना हो, इसलिए एक बार ही इकट्ठा आ जाएं। ज्यादा रश ना स्टेज पे हो जाए। गोपाल जी थोड़ा जल्दी हो जाए तो, शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, हमारे जितने अपने लोग हैं वो बाद में भी मिल सकते हैं। बस अब रोक दीजिए। गोपाल जी अब रोक दीजिए, अब स्टेज पे रोक दीजिए। मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी का। आखिरकार दिल्ली के अंदर जो इन्होंने शिक्षा में क्रांति लाई है, दिल्ली के अंदर जो इन्होंने शिक्षा का एक मॉडल खड़ा किया है पूरे देश भर के अंदर, वो सच में सराहनीय है। और निकी जी, उसके लिए जो श्रेय है वो मनीष सिसोदिया जी को जाता है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस वो है। आखिर ऐसा क्या है कि आज कंपैरिजन हो रहा है स्कूलों में और 5 स्टार होटल के कैंपसेस में। व्यक्ति परेशान होता है दिल्ली के स्कूल में जाकर, वहां की फैसिलिटीज देखकर, ये सारी चीजें देखकर कि किस तरीके की शिक्षा यहां पे दी जा रही है, और वो अपना बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित समझते हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि केजरीवाल जी की सरकार में हमारे जो बच्चे सुरक्षित है, और हर जगह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं 90% जो रिजल्ट है वो सरकारी स्कूल दिल्ली के बच्चों का रहा है। एक सूचना है, गाड़ी PB 35Q 1396 1396, इससे असुविधा हो रही है। कृपया करके PB 35Q 1396 इसे हटा लीजिए। हमारे कुछ लोगों को बहुत असुविधा इस कारण हो रही है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में दुग्गल जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति, दुग्गल जी माननीय उप मुख्यमंत्री का सम्मान करते हुए, देवराज दुग्गल जी आप बहुत वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग भी हैं और पार्टी में आपका आशीर्वाद सदैव हमें मिलता रहता है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ऐसा दिन ना कभी आया ना कभी आएगा
इसीलिए मैं कह रहा था कि आज हिमाचल प्रदेश इतिहास रचने जा रहा है कि चुनावी वर्ष में कोई व्यक्ति शिक्षा के ऊपर चर्चा करने दिल्ली से हमारे बीच आए हैं। युग बदलने वाला है और एक जो विकल्प हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिया है वो विकल्प नहीं, पहली पसंद हिमाचल प्रदेश के वासियों की बनने जा रही है। ऐसा मैं विश्वास आपके माध्यम से माननीय सुशील सिसोदिया जी को दिलाना चाहता हूं। अभी पंजाब के अंदर लगभग 1.5-2 महीना सरकार बने हुआ, भगवंत मान जी ने हर एक प्रिंसिपल को, हर एक शिक्षाचार्य को पर्सनली बुलाकर उनसे भेंट की, उनसे मुद्दे जाने कि किस तरीका शिक्षा में किस तरीके से बेहतरी की जाए, और उन्हें विश्वास भी दिलाया कि आपकी ट्रेनिंग ग्रुप वाइज सुनिश्चित की जाएगी कि हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशन में आपको ग्रुप वाइज ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि पंजाब के अंदर जो शिक्षा का जो है स्तर है उसे बढ़ाया जा सके। आखिरकार पंजाब में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? आखिर बेईमानी और नियत में फर्क है। अब आगे की बात के लिए हमारे बीच माननीय मुनीष सिसोदिया जी हैं। इससे पहले मुनीष सिसोदिया जी को आप सुने, मुनीष सिसोदिया जी आपको सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं। और हमने बहुत से लोगों से प्रश्न लिए थे, प्रश्नों को छांटने के बाद हमने कैटेगराइज उनको किया है, और ताकि सारे जो प्रश्न कवर हो जाएं और आपकी बात को भी साझा हो जाए और सिसोदिया जी के जो विचार है वो भी आप तक आ जाएं। तो मैं रघुवीर सिंह सियाल जी, ये ज्वाला जी से हैं, ये रिटायर हुए हैं आर्मी कमिश्नर, 22 साल लगभग शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं इन्होंने दी है और 13 वर्ष प्रधानाचार्य के पद पर ये रहे हैं। मैं रघुवीर सिंह सियाल जी से आग्रह करता हूं कि वो अपना जो प्रश्न है माननीय मुनीष सिसोदिया जी से पूछें। इस बीच में एक रिक्वेस्ट, इस बीच में इससे पहले कि रघुवीर जी बोले, जिन लोगों के हाथ में, मैं जानता हूं मीडिया से काफी साथी हैं यहाँ पर, जिन लोगों के हाथ में कैमरा है, जब वो फोटो ना खींच रहे हो तो साइड में खड़े हो जाएं तो थोड़ा सा पीछे बैठे लोगों को सुविधा रहेगी। वरना सर एक मिनट। तो मेरा रिक्वेस्ट ये था कि कैमरा वाले साथी आप सहित अगर थोड़ा सा इसको ऐसा कर लें, आप एक कुर्सी पे बैठ जाएं, वरना 1/3 लोग तो आपके चक्कर में पीछे से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। कुर्सी ले लो आप, है ना। मीडिया में रहा हूं इसलिए थोड़ी बहुत मीडिया की टेक्निक जानता हूं, कुर्सी पे बैठ के भी कैमरा चल सकता है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा साइड हो जाएंगे तो काफी लोग, बस उतना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। थैंक यू। तो वो दूर तक भाई साहब दिखाई दे रहे हैं अभी, और जितने और लोग भी खड़े हैं अगर उनको बैठने में दिक्कत ना हो तो बैठ जाएं, दिक्कत है तो फिर तो भगवान मालिक है। चलिए। नमस्कार सर, मैं रघुवीर सियाल, ज्वाला जी कंस्टिट्यूंसी से। मेरा पॉइंट शिक्षा को सुधार करने में, पहला पॉइंट मेरा ये है कि लैक ऑफ टीचिंग स्टाफ इन स्कूल्स, इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्राइमरी स्कूल जैसे हमारे हैं, तो बहुत सारे प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक ही टीचर 5 क्लासों को पढ़ाता है। ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। और कहीं कहीं ऐसे स्कूल आपको मिलेंगे, मैं ले जाऊँगा आपको अगर मौका मिले, तो जहाँ पे अभी तक एक भी टीचर अवेलेबल नहीं है प्राइमरी स्कूलों में। दूसरी बात है, जो रही बात मिडिल स्कूलों की, इसके ऊपर, तो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे क्लासिकल एंड वर्नाकुलर टीचर जो होते हैं, C&B टीचर जो होते हैं, जैसे ड्राइंग मास्टर है और PTI है, उनकी पोस्टें लगभग खत्म हो गई हैं। और बहुत सारे स्कूल जो हैं बिना PTI और ड्राइंग टीचर के हैं। मेरा ये मानना है कि बिना फिजिकल एजुकेशन के, बिना फिजिकल एक्सरसाइज के बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद हायर जो स्कूल हैं +1-2, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं वहाँ पे टीचर जो है या तो एनुअल एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले ट्रांसफर हो जाता है, या फिर उसके बाद वो 6-6, 7-7 महीने जो है पार्टिकुलर वो पोस्ट जो है वो नहीं भरी जाती है। इससे क्या होता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावकों का और बच्चों का मन जो है सरकारी स्कूलों से वो उब जाता है और वहाँ वो एडमिशन नहीं लेना चाहते। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कुछ स्कूल ऐसे हैं मेरे नॉलेज में कि वहां पे बच्चों की संख्या 2 या 3 है। फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मैथ के बच्चे जो हैं +1-2 में 2 हैं और 3 हैं।
लेकिन एक टीचर वहां पे 12-12 साल से वहीं बैठा हुआ है, और जब उसका रिजल्ट आता है, अगर 2 में से 1 फेल हो जाता है तो बोलता है मेरा रिजल्ट 50% है। ये मैं अब चाहें तो मैं उस स्कूल में आपको ले जा सकता हूं, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं। तो इस प्रकार ये सिस्टम्स के साथ मजाक है। दूसरी बात है कि जिन टीचरों की ट्रांसफर हो जाती है वो स्टेशन जो है वो काफी समय तक खाली रहता है, वो खाली नहीं रहना चाहिए। और ऐसा ही केस है जब कोई टीचर रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद भी 5-6 महीने इवन साल वो पोस्ट जो है वो खाली रहती है। तो मैं चाहता हूं जनाब से कि हमारे अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, हम हिमाचल में कोई ऐसा प्रपोजल जो है पब्लिक के सामने रखें। सियाल साहब, आपका प्रश्न आ गया है, अब वो इस पे आपको प्रत्युत्तर जो है मुख्यमंत्री जी का मिल जाएगा, उप मुख्यमंत्री जी का। अब मैं जो दूसरा प्रश्न हमारे पास आया है, धन्यवाद, थैंक यू, वो स्वाति जी हैं। स्वाति जी, आप शिमला से हैं और आप लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं, अन्य समाज सेवी संस्थाओं से भी आपका काफ़ी जो है कार्य रहता है। मैं चाहूँगा कि स्वाति जी अपना प्रश्न जो है प्रिसाइज में, थोड़ा समय का इसलिए ध्यान रखें क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बड़ा व्यस्तम शेड्यूल है और इन्होंने आपको प्रत्युत्तर भी देना है। तो स्वाति जी। नमस्कार सर, मेरा नाम स्वाति है और मैं शिमला से हूँ और मैं प्राइवेट सेक्टर में जो है एज अ टीचर वर्क करती हूँ। सर, मेरा जो सवाल है वो ये है कि हिमाचल में बजट पेश किया जाता है, उस बजट में एजुकेशन के लिए जो है बहुत ही कम रहता है एज ए कंपैरिजन। तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो बजट है एजुकेशन के लिए, उस पर किस तरह की आपकी जो है पॉलिसीज जो है रहेंगी। थैंक यू। धन्यवाद स्वाति जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका था। अब जो तीसरा हमारा प्रश्न है, आपको भी मौका दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारे अभिषेक जी हैं, मंडी से हैं। आप जेबीटी ट्रेंड जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हिमाचल प्रदेश का, उस एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। मेरा आग्रह रहेगा अभिषेक जी से, आप बड़े कम समय में जो है अपना प्रश्न जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछें। नमस्कार सर। सर, मैं प्राइमरी स्कूल्स में और प्राइमरी स्कूल्स में जो इशू हैं वहाँ पे जो फैक्ट्स हैं वो रखना चाहता हूँ आपके सामने। यहाँ पे तकरीबन टोटल जो वैकेंट पोस्टें यहाँ पे वैकेंसीज हैं टोटल जेबीटी की 3500 के तकरीबन हैं। साथ में यहाँ पे लास्ट 4 सालों से कोई भी जेबीटी की पोस्टें नहीं भरी जा रही है। दूसरा, यहाँ पे 153 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे इस साल 21-22 के सेशन में एक भी एडमिशन नहीं हुई है, यानी कि 0 बच्चे वहाँ पे दाखिला वहाँ पे है और बंद होने के कगार पे हैं सारे ये स्कूल। 2100 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 1 से 10 जो स्ट्रेंथ है स्कूलों की। साथ में सबसे बड़ी बात और शर्मिंदा कर देने वाली बात है हमारी हिमाचल वासियों के लिए कि सीएम का जो गृह क्षेत्र है वहाँ पे 18 स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे चपड़ासी स्कूल चला रहे हैं। तो बहुत ही निंदनीय बात है सर, बहुत ही। इसके बाद सर, बैकडोर एंट्रियाँ, एसएमसी जैसी एंट्रियाँ जो हर सरकार ने जब भी आई अपने वोट बैंक को तैयार करने के लिए दूसरी एंट्रियाँ, बैकडोर एंट्रियाँ, एसएमसी एंट्रियाँ स्टार्ट करवाई ताकि उनका वोट बैंक बढ़ सके। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि आपकी सरकार जब आएगी तो क्या प्राइमरी स्कूल्स में क्या सुधार पद्धति रहेगी, यही मेरा आपसे क्वेश्चन है। धन्यवाद अभिषेक जी। अब चौथा जो प्रश्न हमारे पास आया है वो राजीवनी जी का है। आप डबल MA हैं, बीएड हैं और आप काफ़ी समय तक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाते रहे और सोशल भी आपने, ग्राम पंचायत प्रधान आप अभी वर्तमान में हैं और अपना एक निजी स्कूल आप चलाते हैं। राजीवनी जी। सर नमस्कार। सर, मैं नंगरोटा बगवा विधानसभा से हूँ और सर मेरा आपसे सवाल है कि हिमाचल के अंदर जो है आज भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है सर, और वहाँ पे बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है एंड सर पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है सर, और आज भी जो है जो बिल्डिंग जो है हिमाचल की वो बहुत ही बुरा हाल हिमाचल प्रदेश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का है। उसी कड़ी में आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आए हैं जो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा का हाल है। 5वां प्रश्न हमारे बीच ममता चंदेल जी हैं। आपने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टटीका हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की।
और आपने काफ़ी समय तक प्राइवेट निजी स्कूलों में लंबे समय तक पढ़ाया है और आप एक अभिभावक हैं, आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। एज अ अभिभावक आपका माननीय शिक्षा मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है। ममता चंदेल जी। गुड आफ्टरनून सर, मैं एज अ पेरेंट आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर कि हमारे जैसे यहाँ हिमाचल गवर्नमेंट ने 25 कोटा EWS के अंतर्गत मतलब RT एक्ट के अकॉर्डिंग 2009 के अकॉर्डिंग 25% कोटा EWS के लिए है, लेकिन HP गवर्नमेंट ने जो कहती है कि हमारा एजुकेशन हमारी प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है, लेकिन अभी तक कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो मुझे आपसे ये जानना है कि अगर आपकी सरकार आती है तो प्राइवेट स्कूल्स में वो उनका क्या स्टैंड रहेगा? धन्यवाद ममता जी। थैंक यू। हमारे बीच छठा प्रश्न योगेश कुमार जी संजौली से हैं। आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हैं और आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी हैं। एक इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं जिसमें आप बच्चों को कोचिंग देते हैं एग्जामिन्स की, और जितने हमारे उच्च स्तर के जितने एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड आपका इंस्टीट्यूशन है। मैं आग्रह करूंगा योगेश कुमार जी अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मनीष जी। सवाल यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। जितने भी हमारे यहाँ बेरोजगार लोग हैं, जितने भी हमारा यूथ है, वो सारा ही अभी अंधेरे के छाए में है। किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। आधों से ज़्यादा जो भी पोस्टें थी उस पर केसेस चल रहे थे। हमारी एजुकेशन की बात करें, बच्चा पढ़ लेगा, +2 कर लेगा, ग्रेजुएशन भी कर लेगा, उसके बाद नौकरी का क्या? यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ है ही नहीं। सबसे बड़ी पोस्ट है यहाँ पर सरकार ने पुलिस निकाली। हमारे पुलिस जवान भी यहाँ पर लोग तैनात है। सब चाहते हैं कि भाई हम भी पुलिस में जाए, फौज में जाए। उसका पेपर में ही धांधली होगी। वहाँ पर सरकार ने अपने ही भाई भतीजे वाला काम करा, अपने लोगों को लगाने की तैयारी करी, और वहाँ पर फिर सारी चीज़ें वहीं पर ही ख़त्म होगी। जिन शिष्यों को हम पढ़ाते हैं उन बच्चों का मोराल इतना डाउन हो गया कि वो पूछ रहे थे कि भाई सर हम आगे कैसे तैयारी करें, आगे हम कैसे बढ़े। जो भी रोजगार है, जो बेरोजगार जो संघ है हमारे लोग, हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर बेरोजगारी को हटाया जाए, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लाया जाए। नहीं तो हमारे को दिल्ली ही या फिर चंडीगढ़ में ही रोजगार करने आना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा फिर। थैंक यू। बहुत अच्छा योगेश जी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा नहीं है और जो रोजगार है उसे बेचा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार हर धांधली में संलिप्त है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। हमारे बीच रजनीश शर्मा जी हैं बिलासपुर से। आप अधिवक्ता हैं और समाज सेवी हैं, समाज सेवी संगठन चलाते हैं। समाज के लिए आपका विभिन्न कार्यों में सम्मिलित रहना। मैं रजनीश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो एज ए अभिभावक जो है माननीय मंत्री जी से सवाल पूछें। नमस्कार सर, मैं धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। आप हिमाचल प्रदेश में आए और हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपने एक विशेष संवाद जिसमें हिमाचल प्रदेश के अभिभावकों को यहाँ बुलाया है। मेरा विषय एक हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी, जो मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी का अपना जिला है, वहाँ का एक स्कूल है, स्कूल परिसर जिसका नाम है विजय सेन हाई स्कूल। ये विजय सेन हाई स्कूल 5 स्कूल परिसर हैं और एक इकट्ठे एक बाउंड्री के अंदर ये 5 स्कूल चलते हैं। इन 5 स्कूलों में लगभग 1000 छात्र यहाँ पे पढ़ता है। यहाँ पर एक बास्केटबॉल का स्टेडियम इसके अंदर है, जो सिर्फ 542 स्क्वायर मीटर का यह बास्केटबॉल का स्टेडियम है। 1000 बच्चा कौन सा स्पोर्ट्स खेलेगा, उसका जो ग्राउंड था लगभग 5.5 बीघा की जमीन, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने, वहाँ के जो विधायक हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको ये जमीन जो है ये जमीन जो है बेच दी। ये जमीन वहाँ के राजा, मंडी के जो राजा विजय सेन जी, उन्होंने शिक्षा के प्रचार और प्रसार हेतु 1860 में दी थी। श्रीमान जी, आपको बताना चाहूँगा कि यू ब्लॉक के नाम से इसके अंदर एक स्कूल था बहुत बड़ा, और ये गर्ल्स का प्राइमरी स्कूल था, जिसकी स्थापना 1860 में जमीन दी गई थी और 1925 में महारानी अमृत कौर के द्वारा, जो हिंदुस्तान की पहली शिक्षा मंत्री रही और हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रही 1947 से लेकर 1957 तक। श्रीमान जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कदम मात्र ठेकेदारों के लिए यह स्कूल जो है बेच दिया, बिना यह सोचे हुए कि हिमाचल प्रदेश की जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके तहत स्कूलों में ग्राउंड बनाए जाने चाहिए, ना कि स्कूलों का जो ग्राउंड है वो उजाड़ा जाना चाहिए। और श्रीमान जी, आपको बताना चाहूँगा, हमारी हिमाचल प्रदेश की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी इन्हीं जयराम ठाकुर जी ने 2020 में विधानसभा में पारित की, जिसके अनुसार
सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है उसके अंदर 3 ग्राउंड आउटडोर ग्राउंड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें 5 इंस्टीट्यूशन के बच्चे वहाँ खेलते थे, उसको ठेकेदार को बेच दिया एक मल्टी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण मंडी के अंदर मुख्यमंत्री जी अपने गृह जिला में किस प्रकार से कर रहे हैं, कृपया आप, क्योंकि आप हिंदुस्तान में जगह जगह विजिट करते हैं, हमने देखा कि आपने गुजरात में, आपने अन्य स्कूल और हमने दिल्ली के स्कूलों के हालात भी देखे, तो यहाँ पे ये स्कूल जो है इसमें 80% जो बच्चे हैं ये अनुसूचित जाति और IRDP के हैं, जो कि एक फैक्ट है। इसमें गरीब लोगों के बच्चे हैं। शायद मंडी जिला के जो लोग हैं और राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो अपने विषय और अपने बच्चों के विषय पर बिल्कुल चुप बैठे हैं, क्योंकि मैं बिलासपुर का रहने वाला हूं, लेकिन यह विषय और हिमाचल के इतिहास में एक अन्य बात मैं बताना चाहूंगा, पहली बार हिमाचल के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने, जब यह स्कूल तोड़ा गया, बच्चों के एप्लीकेशन पर स्वतः संज्ञान लिया। और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जब स्वतः संज्ञान लिया तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और वकीलों की जो फौज, जो जनता के पैसे पर वहां पे खड़ी रहती है, उन्होंने इस मामले में उन्होंने कहा कि उन्होंने स्कूल नहीं तोड़ा, उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ पे खेल परिसर नहीं तोड़ा। मैं माननीय धन्यवाद रजनीश जी के महोदय आपका जो प्रश्न है वो प्रदेश सरकार का व्यापारीकरण, निजी व्यवसायीकरण, भ्रष्टाचार और जो एक लंबी फौज वकालत की उन्होंने खड़ी कर रखी है आम जनता के पैसे पे आ गया है। आपका बहुत धन्यवाद। आपका अभी प्रत्युत्तर देंगे। एक अहम प्रश्न सर, आप जब भी मंडी आए, क्योंकि 1000 बच्चे के भविष्य का सवाल है और ये बच्चे प्राइमरी, आप उस स्कूल में विजिट जरूर करें कि बच्चे कहाँ खेलेंगे, क्या बच्चों का विकास है वो कमरे के अंदर होगा, क्या कमरे के अंदर खेलेंगे? ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आप जरूर इस सवाल को करें ताकि हिमाचल प्रदेश के गरीबों के जो बच्चे हैं वो वहां पे शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकें। धन्यवाद रजनीश जी। आखिरी प्रश्न, बहुत थोड़ा समय है, राजन जी आप बड़ी दूर से आए हैं ऊना से, आपका प्रश्न आखिरी प्रश्न है, बड़े थोड़े समय में आप अपने जो विचार हैं और अपना जो प्रश्न है वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने रखें। राजन जी। हेलो, नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आई एम योर बिगेस्ट एंड मुझे बड़ी खुशी है अभी आप आए सर। मैं बेसिकली पिछले 15 साल से टीचिंग लाइन में हूँ सर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रहा सर, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर यहाँ में लगती है, हमारा जो करिकुलम है वो इतना पुराना है और ओल्ड बेस है, इससे क्लरिकल जॉब से आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते सर। हम बच्चे को कुछ ऐसा पढ़ाते हैं 12 साल जो बच्चे के काम ही नहीं आता है। आप देखेंगे हम बच्चे को प्लस तक 6 क्वेश्चन आते और उसको उस 36 क्वेश्चन को 3 घंटे में करना होता है, यानी कि 5 मिनट ऐसी ट्रेनिंग देते हैं। और जैसे ही पुलिस का एग्जाम आता है तो उसमें 80 क्वेश्चन करने पड़ते हैं में, वो बच्चा कैसे करेगा? 12 साल हमने उसको कुछ और सिखाया और बाद में एग्जाम कुछ और ले रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, सर मेरी छोटी सी गुजारिश है। बहुत धन्यवाद राजन जी। एक मिनट राजन जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ओपन किया लास्ट ईयर, आप प्लीज उसमें आपने करिकुलम चेंज किया, आप उसके बारे में बता दीजिए। और एक स्कूल फॉर मेंटर आपने ओपन शुरू किया है, आप उसके बारे में जरूर बताइएगा। और मोंटेसरी लैब के बारे में सर, आपने इंडिया में पहली मोंटेसरी लैब दिल्ली में शुरू की सर। आई जस्ट वॉन्ट कि आप उसके बारे में बताएं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं मोंटेसरी लैब होती क्या है। थैंक यू। धन्यवाद राजन जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और एक बहुत बड़ा जो माननीय मंत्री जी का दिल्ली में योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है उससे आपने परिचित करवाया। अब हमारी जो घड़ियां इंतजार की हैं वो उसका आपको बाद में आप अभी शिक्षा उस पर आपको इंटरेक्शन करने का पूरा मौका दिया जाएगा। ये जो कार्यक्रम है बड़ा समयबद्ध कार्यक्रम है, आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं मैं आपसे। ये जो कार्यक्रम है ये तय कार्यक्रम है, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। जी 11 सालों से मैं इसे वर्क कर रहा हूँ सर। मैं तभी से बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अधिकारी लोग बैठे हैं, उसमें हमारे प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापक भी हो सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हो सकते हैं। हकीकत में आप मैं जमीनी बात करूं तो मैं पीटी एसोसिएशन जो हमारी रहती है उसका पिछले 11 सालों से बिलासपुर की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वरवाना का प्रधान रहा हूं। और जहां तक बात यहां से आज शिक्षा संवाद के ऊपर हो रही है तो शायद हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा के ऊपर मेरे से ज्यादा, मैं अपनी को बप्पा नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी ने सरकार और विभाग के साथ
जो वार्तालाप और जो प्रयास किया है, शायद किया हो, उसके मेरे पास बहुत जीते जागते सबूत हैं। कारण आखिर कि हमारे यहाँ के आला अधिकारी और हमारी सरकारें इन बातों को बड़ी नजरअंदाज करती है। और मैंने यहाँ तक मैं कहूँ कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए, जब यह साथी ने कहा हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर 10,728 प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें एट प्रेजेंट 2033 एक अध्यापक के सहारे चले हैं। उसके साथ ही मैं बात करूं, ये जो किताबें हमारे निःशुल्क की बात करते हैं, मैंने उन किताबों के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर साहब आचार्य देवव्रत जी, उनके सानिध्य में मैं इस बात को ले गया। आपका प्रश्न अच्छा हो, उनके सानिध्य में इसको बात को ले गया, क्योंकि बोलने को तो किताबें विद्यालयों के अंदर निःशुल्क मिलती हैं, लेकिन वो किताबें हिमाचल प्रदेश के अंदर अक्टूबर और नवंबर के महीने में नहीं मिला करती थी, जिसके लिए जिला बिलासपुर की तरफ से मैंने एक अभिभावकों की, मतलब प्रधानों की, जो हमारे एसएमसी के प्रधान होते हैं, एक टीम बनाई थी। उनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर साहब, और यहाँ तक मैं थोड़ी सी आपसे बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये बुरा भी लगेगा, अन्यथा हमारे अधिकारी भी क्या रूप अख्तियार करते हैं। गवर्नर, हमें बोल रहा हूँ, गवर्नर साहब ने मेरे को लिखित में ये कह दिया, आज किताबें हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 सालों से लगातार मिल रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए आप वार्तालाप या पत्राचार अपनी सरकारों या विभागों से करें, ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो मैं समझता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि आज सारा विषय जो है मंत्री जी के ध्यान में आ गया है। अब जो चौधरी साहब, बहुत ही आपने जो विस्तृत एक जानकारी जो यहाँ पे दी है और प्रश्न भी पूछा है। अब जो हमारे इंतजार की घड़ियां हैं वो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा के ऊपर जो हिमाचल प्रदेश में क्या होना चाहिए, हमने बहुत सफल प्रयास किया कि बहुत से प्रश्नों के बाद रैंडमली हमने जो 8-10 प्रश्न छांटे वो सारे मुद्दों को कवर कर लें। अब मैं सम्मान के साथ, बड़े आग्रह के साथ विनम्र निवेदन करता हूं माननीय मनीष सिसोदिया जी की, करतब ध्वनि के साथ इनका आप स्वागत कीजिए, और इनको सुनने के लिए जो आपका समय था वह पूरा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे सीनियर पार्टी के लीडर्स कुलवंत भाई, आईजी भंडारी साहब, गौरव भाई, पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण, हिमाचल के, शिमला के और हिमाचल के, अभी मैं देख रहा था दूर दराज के क्षेत्रों से आए, मैं कहूँगा शिक्षक प्रेमियों, शिक्षा प्रेमियों और शिक्षा के लिए चिंतित नागरिक, अभिभावक, माता पिता, जो भी मैं कहूँ, पर सच में आज लग रहा है कि देश में आम आदमी पार्टी बनाना सफल हो गया। यकीन मानिए 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनाई थी, मन तो था कि ईमानदारी से काम करेंगे और राजनीति में शिक्षा पे काम करेंगे, और मैं 2013 में जब सरकार में आया तो बार बार मैं दिल्ली में कहता रहा इस बात को कि इस देश में एक दिन चुनाव से पहले शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जैसा गौरव भाई ने कहा। यह सामान्य चर्चा लग सकती है, 250-300 लोग यहाँ, 200 लोगों के लिए कुर्सियां लगाई गई, 250 लोग, 300 लोग करीब खड़े हैं यहाँ कुल मिला के। यह सामान्य चर्चा लग सकती है एक पार्टी की या किसी एक नेता की, लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में इस बैठक को और इस जैसी बैठकों को देश के इतिहास के रूप में याद किया जाएगा। यह सामान्य घटना नहीं है कि जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक पार्टियां तो आएंगी, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, बीजेपी के भी आएंगे, हम आम आदमी पार्टी से हम भी आएंगे, लेकिन जनता बहुत संजीदगी से एजुकेशन पे बात करने लगे। असली बदलाव यह है। पहला और बड़ा बदलाव तो यह है कि नेता एजुकेशन पे बात करने लगे, लेकिन उससे बड़ा बदलाव यह है कि जनता एजुकेशन पे संजीदगी से बात करने लगे। इसलिए आज की इस घटना को मैं इस रूप में नहीं देखता कि मैं दिल्ली से आके यहां एजुकेशन पे आके बात कर रहा हूं, बल्कि मैं इस रूप में देख रहा हूं कि आज हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों से आके लोग एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, और ये
हिमाचल तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा। अभी बहुत सारे यहां साथियों ने, बहुत सीनियर साथियों ने जिन्होंने अपना पूरा जीवन एजुकेशन को दिया है, ऐसे कई लोगों ने अपनी बात रखी यहां पे। निश्चित रूप से आप बहुत सारे ऐसी मीटिंग्स में गए होंगे जहां एजुकेशन पे बात होती होगी, लेकिन चुनाव से पहले कोई पार्टी वोट मांगने के लिए आए और कहे कि हमको एजुकेशन के नाम पे वोट दे दो, और वहां आप उससे बात करें भाई एजुकेशन में क्या करोगे ये बताओ, ये देश के इतिहास में पहली बार घटना घट रही है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले हिमाचल के तमाम लोगों को बधाई देता हूं, हिमाचल के जागरूक संजीदा साथियों को बधाई देता हूं कि आप सबने इस मीटिंग में आके उस मुद्दे को सफल बनाया है जिस मुद्दे से आज तक सारी राजनीतिक पार्टियां कन्नी काट के भागती रही हैं, बच के भागती रही हैं। और आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपके साथ एजुकेशन पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और जो आपने 10-12 साथियों ने अपनी बात यहां रखी, और अमर भाई ना, अमर सिंह जी ने रखी, तमाम शिक्षक ने रखी, अभिभावक ने रखी, प्रिंसिपल्स जिन्होंने पूरा जीवन अपना दिया, उन लोगों ने अपनी बात रखी शिक्षा को लेके। एक बात समझ में आ रही है खुल के, मेरे पास है, एक बात समझ में आ रही है खुल के कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर रखा है। और जब कोई पार्टी, जब कोई सरकार एजुकेशन का बेड़ा गर्क करे तो यह मत मानिए कि प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रखा है या एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर रखा है, आपके और हमारे परिवार के भविष्य का बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने। इसको इस रूप में देखिए, जो तस्वीर आप लोगों ने यहां रखी, बहुत सारा डेटा युवा साथियों से लेके वरिष्ठ प्रिंसिपल से लेके एक्टिविस्ट के रूप में आप सबने रखी, ये तस्वीर हमारे और आपके बच्चों के भविष्य की है। वो जो जमीन रजनीश भाई ने बोली कि जो जमीन बिक गई, वो जमीन किसी स्कूल की नहीं बिकी है, आपके और हमारे बच्चों के भविष्य के नीचे से खींच के बेच दी गई है। उसी जमीन पे मेरे और आपके बच्चों का भविष्य लिखा जाना था, वो निकाल के बेच दी गई है। तो बीजेपी वालों ने पूरी एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर रखा है, केवल हिमाचल में नहीं पूरे देश में बेड़ा गर्क कर रखा है। आज आप सब लोग जागरूक हुए एजुकेशन को लेके, इस चुनाव से पहले एजुकेशन को मुद्दा बना रहे हैं, इससे मुझे भी बहुत उम्मीद जगी है। इससे हर उस अभिभावक को, हर उस पेरेंट को उम्मीद जगी होगी कि कम से कम चुनाव में, राजनीति में शिक्षा की बात तो होने लगी। आज मैं अभी आप सब लोगों की जो बातें हो रही थी उसको बहुत ध्यान से मैंने नोट भी किया, पूरी बात को मैं सुन रहा था कि किस तरह से यहां एजुकेशन पे आप लोग एक एक करके डेटा तक रखा, कितने जागरूक लोग यहां पे आए हैं, अभिभावक, कंसर्न लोग आए हैं। कहते हैं कि किसी कौम को अगर बर्बाद करना हो, किसी समाज को अगर बर्बाद करना हो तो वहां के स्कूल बंद करवा दीजिए, और किसी कौम को, किसी समाज को आबाद करना हो तो वहां पे नए स्कूल खुलवाते चले जाइए, आबाद हो जाएगा। हिमाचल के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये मैं आपको नहीं बता रहा, बल्कि आपने मुझे बताया है कि लगातार स्कूल बंद कराए जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है और महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों को थाल सजा के जगह दी जा रही है कि आइए महंगे महंगे स्कूल खोलिए ताकि आम आदमी के बच्चे पढ़ ना सकें, अनपढ़ रह जाएं, और गिने चुने लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं 10-10 हज़ार की फीस महीने में, वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, बाकी सबके बच्चों का भविष्य अंधकार में लटका रहे। तो इसीलिए कहा कि अगर किसी कौम को, किसी समाज को बर्बाद करना हो तो उसके स्कूल बंद करा दो, और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पूरी तैयारी की हुई है। एक तरफ बीजेपी है और देखें तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस है कि इन्होंने कितने 40 साल का आपने जिक्र किया, पिछले 40 साल में, 50 साल में हिमाचल की एजुकेशन को जो दिया है वो आपने यहां बयान किया अभी। और एक तरफ मैं दिल्ली से आ रहा हूं जहां अरविंद केजरीवाल जी को केवल 5 साल मिले सरकार चलाने के लिए पहले दौर में,
और 5 साल के अंदर अंदर सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो गए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री भी हूं और दिल्ली का वित्त मंत्री भी हूं। दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में जब पहला बजट बनाने के लिए मैं शिक्षा मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी से बात करने गया कि बतौर मुख्यमंत्री आप वित्त मंत्री को क्या निर्देश देते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही और वो आज मुझे लगता है हिमाचल की राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया अपने वित्त मंत्री को कहते हैं कि पैसे की कमी तो रहती है, और जब हम सरकार में आए तो दिल्ली में भी पैसे की बहुत कमी थी, लोन था दिल्ली के ऊपर भी। मैंने कहा जी क्या करें, प्रायोरिटीज क्या देनी है, तो उनका कोट अनकोट मैं शब्द बना रहा हूं, बोले वैसे तो भगवान पे भरोसा रखो, ईमानदारी रखो, पैसे की कभी कमी पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर स्कूल बनाने में और पुल बनाने में किसी एक को चुनना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख गए तो पुल अपने आप बनवा लेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल बनवाने में और पुल बनवाने में अगर किसी एक को चुनना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बना लेंगे। और आज ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की कृपा है, नेक नियति से ईमानदारी से 7 साल हो गए काम करते हुए, ना स्कूल बनाने के लिए पैसा कम पड़ा और ना पुल बनवाने के लिए पैसा कम पड़ा। दिल्ली में पुल भी खूब बने और स्कूल भी खूब बने, किसी चीज की कमी नहीं हुई दिल्ली में। क्यों? क्योंकि नेक नियति से काम हुआ, क्योंकि ईमानदारी से काम हुआ। मिड डे मील में कमीशन खाने के लिए इरादे से स्कूल का काम नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर एक एक कमरे में बनवाने में ठेकेदार से पैसा खाने के लिए और मंत्री और एमएलए के रिश्तेदारों को स्कूल की जमीन दान करने और उनको ठेके दिलवाने के लिए काम नहीं किया। इसलिए काम किया कि दिल्ली के एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन मिल जाए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली आज, अभी किसी बहन ने मुझे बोला कि बजट बहुत कम है, दिल्ली आज देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पिछले 7 साल से हर साल अपने टोटल बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च करता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दोनों को चुनौती देकर कहता हूं कि उनका एक राज्य 70 साल से 75 साल से इस देश में सरकारों में है, हिमाचल में भी लगातार सरकारों में है। कोई एक टर्म, कोई एक राज्य ऐसा बता दीजिए जहां तुमने एजुकेशन पे 25% खर्च करने का फैसला लिया हो। इसके लिए कलेजा चाहिए। इसके हमारे अपने घरों में भी होता है ना, बच्चा कहता है जी मेरे को पढ़ना है, हम कहते हैं बेटा पढ़ तो लेंगे लेकिन ऐसा करते हैं एक नई कार आई है वो ले लें, कभी मन करता है बाजू का खेत बिक रहा है वो ले लें, कभी मन करता है परिवार बढ़ रहा है एक कमरा बनवा लें। उस वक्त उन कार खरीदने, नया कमरा बनवाने, छज्जे को आगे बढ़वाने, नया खेत खरीदने, उस फैसले को किनारे करके यह फैसला लेने की नहीं पहले हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। दिमाग चाहिए और दिल चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल और दिमाग से काम कर रही है, इसलिए एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रही है। 25% पैसा बजट पे हर साल अपने टोटल बजट का एजुकेशन पे खर्च कर रही है। उस 25% पैसे से आज दिल्ली में शानदार ईमानदारी से काम किया। दिल्ली के स्कूल की फैसिलिटीज शानदार हो गई हैं। आपने अभी जिक्र किया टॉयलेट तक नहीं है स्कूलों में। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं सरकारी जहां टॉयलेट तक नहीं है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इतने साल राज्यों में सरकारें चला चला के उनको इतनी समझ नहीं आई कि किसी टीचर को यार 7-8 घंटे के लिए स्कूल बुलाओगे, किसी बच्चे को 7-8 घंटे के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बुलाओगे और एक टॉयलेट तक नहीं बनवा पा रहे हो। बड़ा स्वच्छता अभियान चला रखा है। एक बच्चा 7-8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए पढ़ने स्कूल में आएगा और आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आप एक उसको टॉयलेट तक बना के दे दो। एक टीचर को, महिला टीचर्स को आप स्कूल में बुलाते हो पढ़ाने के लिए 6-6 घंटे के लिए, आप टॉयलेट तक नहीं बना के दे सकते उनको। क्या करोगे यार? क्या विजन लेके चल रहे हो? क्या लीडरशिप लेके चल रहे हो? तो एक एक बिल्डिंग की स्कूल अच्छी की। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। और सिर्फ स्कूलों को 5 स्टार बनाने से एजुकेशन नहीं आगे बढ़ती है भाइयों बहनों। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स से सीएम साहब ने खुद प्रिंसिपल से पूछा बताइए क्या चाहिए। प्रिंसिपल्स ने बहुत सारी चीजें बताई, सारा किया और उसके बाद सिंगापुर, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कैम्ब्रिज भेजा, हार्वर्ड पढ़ने के लिए भेजा, अमेरिका के कई और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भेजा, अपने टीचर्स को वहां पे पढ़ने के लिए भेजा, ट्रेनिंग दिलाने के लिए भेजा। प्रिंसिपल्स को आईआईएम में, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम लखनऊ और आईआईएम इंदौर में ट्रेनिंग दिलवाई, एक एक प्रिंसिपल को दिलाई।
तो उसके बाद वहां का वातावरण बदला, और आज इतना बदला कि जिन सरकारी स्कूलों में कभी 80% रिजल्ट आता था रोते पीटते, आज 100% रिजल्ट आता है। जिन सरकारी स्कूलों से कोई बच्चे को क्लर्क बनाने को तैयार नहीं होता था, आज मैं एक ऐसे ही सिंपल सा एग्जांपल लेके बता देता हूं। अभी मैं पीछे गया एक स्कूल में, तो वहां एक सज्जन मुझे मिले, रोने लगे देख के, सर मेरे बच्चे की तकदीर बदल दी। मैं क्या हुआ? उन्होंने अपना परिचय दिया, अपने शब्दों में उन्होंने बताया, लेकिन बताया कि जी मैं द्वारका में, जो द्वारका के अपार्टमेंट्स हैं उनमें सीढ़ियों के नीचे खड़ा होकर प्रेस करता हूं, और मेरा बेटा बिना किसी ट्यूशन के आईआईटी मुंबई में एरोनॉटिकल साइंस में इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है उसका। एक प्रेस करने वाले का बच्चा मुंबई आईआईटी में जाके एरोनॉटिकल साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, दिल्ली के टीचर्स की बदौलत पढ़ रहा है, और उन टीचर्स को फैसिलिटी देने का काम किया अरविंद केजरीवाल सरकार ने, उनको ट्रेनिंग देने का काम किया, उनके लिए बढ़िया स्कूल बना के देने का काम किया अरविंद केजरीवाल सरकार ने। शिक्षक खड़ा करता है शिक्षा को, लेकिन शिक्षक शिक्षा दे सके उसके लिए उसको स्कूल बना के दो, वो सरकार का काम है, और शिक्षक स्कूल में दो, ये सरकार का काम है। इस पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है, ये आप लोगों ने यहां पे बताया अभी थोड़ी देर पहले। पूरी तरह से जितनी मेहनत हो सकती थी करी। आज स्कूल बहुत शानदार हो गए, और सिर्फ इस पे नहीं रुके, जब रिजल्ट अच्छे आने लगे, हमारे एक स्कूल से, मैं सैंपल बता रहा हूं, सरकारी स्कूल में, एक हमारे स्कूल में 80 लड़कियां पढ़ती हैं, 80 में से 33 लड़कियों ने नीट क्लासिफाई किया, नीट क्रॉस किया पिछले साल। कई स्कूल ऐसे हैं जहां बिना किसी, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाके कोटा में अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे जेई नीट की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उसके बावजूद 80 में से 32-33 लड़कियां नीट क्रॉस कर रही हैं एक स्कूल से, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां से 5-5 बच्चे इस बार जेई क्रॉस करके गए हैं। हर साल कई स्कूल ऐसे हैं 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे जेई का एग्जाम करके बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, और केवल सरकारी स्कूलों से। ये बड़ी चीज हुई। और सिर्फ यही नहीं रुके, जब रिजल्ट अच्छे आने लगे, स्कूल शानदार हो गए, वातावरण अच्छा हो गया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे कहा, यार हमको ना अपने बच्चों को अच्छा इंसान भी तो बनाना है, ताकि वो अपने माँ बाप से लेके देश की इज्जत करें, समाज की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें, एक अच्छा नागरिक बन के रहें, खुश रहें, दुखी ना रहें, तनाव में ना रहें, फ्रस्ट्रेशन में ना जिएं। इसके लिए फिर वहां पे हैप्पीनेस कैरिकुलम शुरू किया गया, एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम शुरू किया गया, देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया गया। आज अभी किसी ने आपने पूछा कि भाई नौकरियां, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हर बच्चे को हम कह रहे हैं, और बच्चा बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं पढ़ूंगा, नौकरी अच्छी मिली तो नौकरी करूंगा, और जरूरी नहीं है कि नौकरी ढूंढने वाला बनूं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। क्योंकि अगर सारे सरकारी स्कूलों से, सारे प्राइवेट स्कूलों से, सारे कॉलेजों से नौकरी ढूंढने वाले लोग निकलेंगे तो नौकरी देने वाले कहां से आएंगे? आज दिल्ली के स्कूलों से हम नौकरी देने वाले निकाल रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे, हमने सीड मनी देके कुछ कुछ उनको कहा अपना बिजनेस शुरू करो। बिजनेस ब्लास्टर आपने टीवी पे देखा होगा। गरीब से गरीब परिवारों के आने वाले बच्चों को सरकार ने सहयोग दिया, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, थोड़ी सी सीड मनी दी, 10-10 हजार रुपए 4-4, 5-5 बच्चों ने सरकार से लेके खर्च किए, और आज 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया उन्होंने आराम से। और ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आए, मैं आपको शेयर करता हूं, क्योंकि बच्चों, गरीब का हो या अमीर का, बच्चे में आइडियाज की कमी नहीं रहती है, उसको बस पैट करने वाली और उसको समर्थन देने वाली सरकार चाहिए। एक लड़के ने आके हमको कहा, सर मैं ना ये चाहता हूं कि ये जो स्टेयर्स पे चढ़ते हैं ना, सीढ़ियों पे, इससे आदमी जब पैर रखता है तो प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर को कल्टीवेट करके, इस प्रेशर को टेम करके मैं उसको एनर्जी में, बिजली में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। सोचो बच्चा क्या सोच रहा है। हमने उसको एक बहुत बड़ी कंपनी से मिलवाया। अभी यहाँ कमर्शियलाइजेशन की बात हो जाएगी, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा, लेकिन आज वो बच्चा हमारे सरकारी स्कूल में, झुग्गी में रहने वाला बच्चा, मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के सामने अपने आइडिया को लेकर प्रेजेंटेशन दे रहा है। झुग्गी में रहने वाला बच्चा। तो ये खड़ा करना पड़ेगा, उसके बिना हो नहीं सकता। हम जितनी बातें कर लें, जितना वो कर लें, अगर भविष्य कहीं है तो स्कूलों में है, उसके अलावा कहीं नहीं है। समाज का, देश का, परिवार का भविष्य अगर कहीं से समझ सकता है तो स्कूलों से सुधर सकता है, कहीं और नहीं हो सकता। हिमाचल में बदहाल है स्थिति, और इसके लिए सीधे सीधे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। और मैं बाकी पुरानी बात नहीं करता, किसने क्या किया। पिछले 5 साल से जो सरकार है, मैं उस पर लानत भेजता हूं कि उसने हिमाचल की एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ पे उसको बर्बाद करने के लिए। मैं अभी डेटा देख रहा था, आप लोग मुझे बता रहे थे, कुछ और लोगों ने भी दिया, कि हिमाचल में
भारतीय जनता, क्योंकि पत्रकार हैं कई यहाँ पे, लाइव भी जा रहा है, लाइव जा रहा है ना सर? हाँ, लाइव भी जा रहा है, देख रहे होंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी बैठे होंगे। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि सोचिए, अपने बच्चों के शक्ल की तरफ देखिए, अपने परिवार में अपने बच्चों का चेहरा देखिए और सोचिए आपकी भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया है। मैं बताता हूं बीजेपी वालों कि आपकी बीजेपी ने आपके बच्चों को क्या दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों स्कूल पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए हैं, यह दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों की हालत इतनी बदहाल कर दी है कि 2015 में यहां पे 10 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और आज हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो भी दूर दराज के ऐसे इस इलाकों में पढ़ रहे हैं। आपने खुद बताया बहुत कम होते चले जा रहे हैं। तो 2 लाख बच्चे, एक तरफ दिल्ली है जहां पे सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से छोड़कर 4 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में आ गए, और यहां 2 लाख बच्चे पिछले कुछ साल में निकल के चले गए। यह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को, हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश के पेरेंट्स को। 2000 स्कूल ऐसे हैं जहां पे केवल 1 टीचर है, 6500 स्कूल ऐसे हैं जहां पे केवल 2 टीचर हैं। आपने अभी जिक्र किया 5-5 क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5, अगर नर्सरी केजी नहीं है तब भी 5-5 क्लासेस को 1 टीचर 2 टीचर पढ़ाएंगे या उनके भविष्य को बर्बाद करेंगे। हेड्स ऑफ टू दोस टीचर्स जो इन परिस्थितियों में भी कह रहे हैं कि आओ जी हम स्कूल चला रहे हैं, हम हिम्मत कर रहे हैं। मैं उन टीचर्स के जज्बे को सलाम करता हूं, उनके अंदर के उसको करता हूं, लेकिन लानत भेजता हूं उस सरकार पे जहां 6500 स्कूल, 8500 स्कूल ऐसे हैं जहां पे 1 या 2 टीचर्स हैं। 8000 करोड़ का बजट है और उससे कर क्या रही है? प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल कम हो रहे हैं। इस 8000 करोड़ के बजट में से कहां जा रहा है आप सब खुद देख लीजिए। 47% कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स नहीं है, और मैं दिल्ली में बैठ के जब घर में अखबार खोलता हूं तो देखता हूं कि मेरे दिल्ली में आने वाले अखबार के फ्रंट पेज पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक प्राइवेट कॉलेज का इस्तेहार में फोटो देते हुए नजर आते हैं। उनके अपने कॉलेजेस में प्रिंसिपल नहीं है 47% कॉलेजेस में। यह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सीएम साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने हाल बताया, वहां पे किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। गांव-गांव में छोटे छोटे जगह पे भी अब प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं और 1000-1000 2-2 हज़ार रुपए की फीस मजबूरी में लोगों को देनी पड़ रही है। शहरों में तो 8-8 10-10 हज़ार रुपए की मजबूरी में फीस देनी पड़ रही है। यह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने आपको, यह दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर देख रहे होंगे और कम से कम बीजेपी के नेताओं ने कहा जरूर होगा कि देखो जरा शिक्षा संवाद में क्या बात हो रही है। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, रिपोर्टिंग कर देना अपने बॉसेस को कि जी मनीष सिसोदिया और हिमाचल के लोगों ने अब एजुकेशन के नाम पे वोट देने की कसम खा ली है। अब देखते हैं लड़ाई एजुकेशन के नाम पे होगी इस बार। भारतीय जनता पार्टी देश में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करती है और हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक सरकारी स्कूल बंद करती चली जाती है। ये यहाँ की चीजें हैं जिन पे मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा गौर करें। साथ साथ में एक चीज और कहना चाहता हूं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, किसी से बात हुई यहां आने से पहले कि भाई करा जा सकता है, अगर सरकार चाहे, कमिटेड हो तो एजुकेशन को ठीक किया जा सकता है, जैसे दिल्ली में करके दिखाया। तो बीजेपी वाले पता है क्या नैरेटिव करते हैं, आप जब किसी को जाके कहोगे तो आपको भी वही कहेंगे इनका नपा तुला है। ऊपर से इनका डायलॉग आता है, ये डायलॉग मारना, ये डायलॉग मारना। मैं बता रहा हूं इनका डायलॉग क्या है अगला। जब आप कहोगे कि 5 साल में अगर केजरीवाल स्कूल ठीक कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इतने साल में स्कूल ठीक नहीं कर पाई, तो ये कहते हैं दिल्ली में तो जी पैसा है, हिमाचल के पास पैसा कहां है। ये इनका रटा रटाया डायलॉग ऊपर से स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है और ये और इनके चमचे उसको दोहराने लगते हैं। जब ये या इनके चमचे दोहराएं तो इनसे 2 चीजें पूछ लेना बस कि भाई हमको ये बताओ कि आपके मंत्रियों ने, हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों ने जो ये जमीनें 500 बीघा की कब्जा के रखी हुई हैं, ये जो मंत्रियों के ने सरकारी स्कूलों की जो जमीनें बेच बेच के खा गए, अगर इनको बचा लिया होता तो हिमाचल के पास पैसा ही पैसा होता कि नहीं होता। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हिमाचल में तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, बद्दी जैसी जगह कितनी इंडस्ट्री लगी, देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट दौड़ दौड़ के आए,
मैं पंजाब में चुनाव लड़ रहा था, पंजाब के व्यापारी की, पंजाब की जनता की सबसे बड़ी पीड़ा थी साहब हिमाचल में सारी इंडस्ट्री चली गई। हिमाचल में इंडस्ट्री आ गई और हिमाचल का विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हिमाचल की इंडस्ट्री से हर साल जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता लेके जाते हैं, अगर उसका 10% भी सरकारी खजाने में आ जाए तो स्कूल बनाने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। आज हिमाचल में आप सब जानते हैं और पत्रकार मित्र भी जानते हैं, एक नेता ने अभी अपने बच्चे की शादी की। ये कहते हैं ना पैसा कहां से आएगा, मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जा रहा है। अभी एक नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने हिमाचल के अपने बेटे की शादी की। दिल्ली से लेके हिमाचल तक 10 बड़े बड़े 5 स्टार रिसेप्शन किए उसने। और उस नेता का इतिहास आप और मैं जानते हैं। राजनीति में आने से पहले 1-2 कमरे के कच्चे घर में रहता था। आज उसके पास इतना पैसा कहां से आया कि वो अपने बच्चे की शादी में 10-10 रिसेप्शन 5 स्टार में दे रहा है, दिल्ली से लेके शिमला तक। ये कौन सा पैसा है? ये वही पैसा है जिसको हिमाचल के बच्चों की एजुकेशन पे लगना था, आज बीजेपी के मंत्रियों के रिसेप्शन पे लग रहा है। और फिर जब हम कहते हैं हमारे लिए स्कूल बनाओ, और जब हम कहते हैं हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, दिल्ली में बन सकते हैं तो यहां क्यों नहीं बन सकते? तो तोताओं को रटा के कह देते हो पैसा कहां से आएगा? हमको ये बताओ रिसेप्शन के लिए पैसा कहां से आता है? 2 कमरों के कच्चे घरों के मकान में रहने वाले नेता की इतनी हैसियत बढ़ जाती है राजनीति में आते ही कि 10-10 5 स्टार रिसेप्शन देने लगता है। वहां नहीं पूछते पैसा कहां से आएगा। जनता जब कहती है हमारे लिए सरकारी स्कूल में टीचर दे दो, तो बोलते हैं पैसा कहां से आएगा। यह बात मैंने इसलिए कही क्योंकि आज से हिमाचल में एजुकेशन पे डिबेट शुरू होगी और इनकी सबसे पहले इनके तोता जो गाना शुरू करेंगे वो यही है, साहब दिल्ली में तो आ जाता है, हिमाचल में पैसा कहां से आएगा? दिल्ली में तो इंडस्ट्री भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हिमाचल की इंडस्ट्री से भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने की रिश्वत लेते हैं, उसका 50% भी अगर सरकारी खजाने में आ जाए तो हिमाचल के पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, कमी नहीं रहेगी। लेकिन ईमानदारी से करना पड़ेगा दोस्तों, ईमानदारी से लानी पड़ेगी। इसलिए मैं आज आपके बीच में मूल रूप से यही बात कहने आया था। बहुत लोगों ने बहुत बात कही, मैं उसमें से एक एक का, क्योंकि मोटे तौर पे सारी बातों को मैंने अपने जवाब में कवर करने की कोशिश की है। रघुवीर जी ने कहा कि भाई एक ही टीचर 5-5 क्लास को पूरा पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। स्वाति जी ने भी कहा कि भाई बजट कम क्यों है। मैंने बताया कि बजट कम क्यों है, क्योंकि मंत्रियों के बेटों के रिसेप्शन पे पैसा खर्च हो रहा है, स्कूलों पे पढ़ाने पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए बजट कम है। अभिषेक जी ने पूछा 153 स्कूल में एक भी एडमिशन नहीं हुआ, क्यों होगा? बच्चों को अपने बर्बाद करेंगे भाई। सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता नहीं देगी सरकार तो। बैठने वाली बिल्डिंग, पानी बुरे हाल में, राजीव जी पूछ रहे थे, निश्चित रूप से बिल्डिंग में अगर मंत्री पैसा खाएगा तो फिर बिल्डिंग का ठेकेदार ईमानदारी से कैसे बनाएगा? उसकी आंख में आंख डाल के कहना पड़ता है कि कमी रह गई तो ठोक दूंगा पकड़ के। आप पुराने वीडियो देख लेना, 2015 के जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में घूमता था, ठेकेदार और इंजीनियर की आंख में आंख डाल के बात करता था कि यहाँ कमी रह गई ना स्टाइल में तो ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, दिल्ली में काम नहीं करने दूंगा। और वो तभी कह सकता हूं क्योंकि किसी ठेकेदार से न मैं न अरविंद केजरीवाल जी पैसा नहीं लेते। पैसा लेने वाला नेता कभी भी ठेकेदार की आंखों में आंख डाल के, इंजीनियर की आंखों में आंख में डाल के नहीं बोल सकता। हिम्मत है तो हिमाचल प्रदेश का एक भी मंत्री ठेकेदार की आंख में आंख डाल के दिखा दे, वो कह देगा जी रिश्वत कहां से लाऊं। ममता चंदेल जी ने बताया 25%। मैं आपको कह रहा हूं कि आज हिमाचल के लोग तय कर लें कि अब हमको वोट शिक्षा के नाम पे देना है। बहुत दे लिया बीजेपी कांग्रेस के नाम पे वोट। आप देखिएगा 5 साल के अंदर अंदर हिमाचल के एक एक स्कूल की तस्वीर बदल के प्राइवेट स्कूल जैसी ना हो जाए तो कहना, केवल 5 साल। मैं आज हिमाचल के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि केवल 5 साल दे दीजिए। आपने बीजेपी को इतने साल दिए, कांग्रेस को इतने साल दे दीजिए, आप 5 साल आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। 5 साल के अंदर अंदर हिमाचल के गांव गांव तक के सरकारी की स्कूलों की तस्वीर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर ना हो तो अगली बार वोट मत देना। और डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं,
डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं कि केवल 5 साल, दूसरा 5 साल मांगने नहीं आएंगे अगर हिमाचल के एक एक स्कूल की तस्वीर बदल के नहीं रख दी तो आपसे। तो मैं, योगेश भाई ने भी अपनी बात रखी, पूरा रोजगार अंधेरे में है भाई, वहां तो पूरी की पूरी एजुकेशन ही। अधिवक्ता रजनीश जी बता रहे थे सरकारी स्कूल की जमीन, उसको मैं, रजनीश जी मैं आऊंगा आपके यहाँ, स्कूल देखने चलूंगा, वो इसको मुद्दा बनाना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश के हर आदमी की जिम्मेदारी है कि इसको मुद्दा बनाए। कैसे एक मुख्यमंत्री ने अपने विधायक के रिश्तेदारों को स्कूल की जमीन बेच दी और उसमें ठेके में धांधली की है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये लोग ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने रखी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस देश के इतिहास में एजुकेशन पे संवाद चुनाव से पहले की प्राथमिकता आपने दी और उस सब में इतनी बड़ी संख्या में यहां पे आए और इतनी संजीदगी से इन मुद्दों पे बात की। पूरी उम्मीद है कि इस बार हिमाचल की जनता एजुकेशन के नाम पे वोट करेगी अपने बच्चों की, और सिर्फ प्राइवेट सरकारी स्कूल नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स से भी बात कह के खत्म करूंगा कि दिल्ली में 2 ही चीजें थी, सरकारी स्कूलों की हालत खराब थी और प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत खराब थी। हर साल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा देते थे। 2015 के बाद प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पे ऐसा अंकुश लगाया कि 2016-17 में तो अचानक लोगों के घर में चेक आने शुरू हुए। बोले किस चीज के? बोले जी 11-12 में इलीगल फीस बढ़ा दी थी, वो वापस कर रहे हैं। हजारों लाखों पेरेंट्स के घर दिल्ली में 2011-12-13 में बढ़ाई गई इलीगल फीस प्राइवेट स्कूलों से वापस करवाई और फिर उनको इलीगल तरीके से पैसा नहीं बढ़ाने दिया। आज 7 साल हो गए। कहीं कहीं कोई स्कूल जब रोने लगता है जी बिल्कुल पैसा टीचर्स की तनख्वाह के लिए नहीं है, तो उसका सारा खाता खंगाल लेते हैं। ये जो तुमने दूसरे स्कूल खोले, ये जो अपने ट्रस्ट के नाम पे कर लिया, ये जो बीवी बच्चों के नाम पे कर लिया, इसको सबको हिसाब में लाओ, फिर भी पैसा चाहिए, फिर फीस बढ़ाओ, उससे पहले फीस नहीं बढ़ाने देंगे। तो यही हिमाचल में भी लागू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही जो आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह दिन लिखा जाएगा। शिक्षा के ऊपर हिमाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति चर्चा करने आए, उन्होंने खुले मन से ललकारा दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों को कि तुमने हिमाचल प्रदेश का जो आज तक हाल किया है वो कैसा हाल है, और उसके बीच आपको व्याख्यान किया। अब मैं आईडी भंडारी जी, पूर्व डीजीपी जी को मंच पे कहूंगा कि वो 2 शब्द धन्यवाद के माननीय उप मुख्यमंत्री जी के शान में कहें। दोस्तों, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है हिमाचल प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए कि कम से कम चुनाव से पहले किसी पार्टी ने एजुकेशन पे अपनी नीतियां रखी और उससे पहले एजुकेशन पे चुनाव लड़ने की घोषणा की। ये अब प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा कैसे एजुकेशन को सुधारा। हिमाचल का भी नंबर आने वाला है। जापान क्यों आगे है, इंडिया क्यों पीछे है, अमेरिका क्यों आगे है, यूरोप क्यों आगे है? क्योंकि उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से और पूरे हिमाचल प्रदेश की तरफ से हमारे आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये संवाद शुरू किया और हिमाचल को ये नई डायरेक्शन देगा और आप सभी आम आदमी पार्टी की सहायता करेंगे जिससे कि हिमाचल का भविष्य सुधर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जितने भी हमारे यहाँ पे अतिथिगण थे, हम सबसे आग्रह करूंगा कि आपके लिए चाय और स्नैक्स की भी व्यवस्था की गई है। कृपया बिना चाय और स्नैक्स के ना जाएं। आप सभी का बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट और है, जिन साथियों ने क्वेश्चंस उठाए थे, अभी प्रश्न उठाए थे 7 लोगों ने, वो 7 लोग स्टेज पर आ जाएं। आपसे एक मीडिया बाइट करानी है, तो 7 के 7 लोग